हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक चैप्टर कर्व ऑफ स्पेस का जो हम एमसीक्यू बनाएंगे और उसको जल्दी जल्दी जरा देखेंगे। और यहाँ पे जो पहला एमसीक्यू है, द इक्वेशन आर वेक्टर, वेक्टर इस तरह से लगाया गया है। आर वेक्टर यूवी रिप्रेजेंट एक स्पेस कर्व रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ सरफेस, पैरामीट्रिक कर्व एंड नन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सरफेस की इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी अगर कहीं पे लिखा है, ये एक पैरामीटर का अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसे हम स्पेस कर्व की वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक अगर फंक्शन है, एक वेरिएबल में है, एक पैरामीटर का है तो स्पेस कर्व का इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर यूवी होगा, दो पैरामीटर्स होंगे, दो यू और वी चलेगा, या कोई और भी चल सकते हैं, बेसिकली यू वी चलते हैं, तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ सरफेस होता है। रिमेंबर दिस थिंग, जहाँ यू और वी जो है पैरामीटर हैं, यू और वी पैरामीटर हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं लेकिन बेसिकली यू और वी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर होता तो स्पेस कर्व का वेक्टर इक्वेशन होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर यू वी, ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है। एक बात बच्चों और आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दें, ये हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर यू वी इक्वेशन ऑफ सरफेस तो हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप दो पैरामीटर है यू और वी। अगर हम इसको वन अगर सफिक्स लगाते हैं, इसका मतलब u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है, यहीं पे समझ लीजिए। और अगर हम टू सफिक्स लगाते हैं तो इसका मतलब v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है। r1 का मतलब डेल r बाई डेल u है, u के रिस्पेक्ट में पार्शियल, r2 का मतलब डेल r बाई डेल v है। और अगर हम r1 का r1 के साथ डॉट ले लेते हैं, फिर से समझ लीजिए, अगर r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर u v, इसका मतलब x u v I कैप प्लस y u v j कैप प्लस z u v k कैप, ये वेक्टर इक्वेशन है। एक चीज ये, अगर इसको हम वन सफिक्स लगाते हैं तो इसका मतलब u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है, और टू सफिक्स लगाते हैं मतलब v के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है। अगर r1 का r1 के रिस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको हम e से दिखाते हैं। ये हमारे पास सरफेस का वेक्टर इक्वेशन है, जैसे r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर u v, यही बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये e बराबर r1 डॉट r1 होता है, और अगर हम r1 का r2 के साथ डॉट करते हैं तो इसको हम f कहते हैं, और अगर हम r2 का r2 के साथ डॉट करते हैं, r2 का r2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको g कहते हैं। ये जो e f g होते हैं, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस। इसे हम फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस। ये जो EFG होता है, ये फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस होता है। अक्सर एमसीक्यूज में ये होता है कि सरफेस का इक्वेशन दिया होता है u और v के टर्म में, और हमें EFG कैलकुलेट करने को कहता है। तो आप उसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर लो तो r1 मिल जाएगा, v के रिस्पेक्ट में कर लो तो r2 मिल जाएगा, या जो भी पैरामीटर हो। r1 का r1 के साथ डॉट करोगे तो e आएगा, r1 का r2 के साथ डॉट करोगे तो f आएगा, और r2 का r2 के साथ डॉट करोगे तो दैट इज कॉल्ड g। ये फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस। एक हमारे पास और फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होता है h सरफेस पे, जिसकी वैल्यू अंडर रूट eg माइनस f स्क्वायर होती है। तो अगर हमें e कभी पूछेगा तो r1 डॉट r1 का मतलब u का रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट है, r2 का मतलब v का रिस्पेक्ट में, e r1 डॉट r1, f r1 डॉट r2, g r2 डॉट r2। h जो होता है अंडर रूट eg माइनस f स्क्वायर होता है, और किसी भी सरफेस पे जो h होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। h स्क्वायर अगर करें तो h स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन, मतलब eg माइनस f स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। और अगर सरफेस पे कोई हमने कर्व ड्रॉ किया है, इसकी लेंथ ds है, तो ds स्क्वायर जो होता है ये e du स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस g dv स्क्वायर होता है। ये ds स्क्वायर की वैल्यू होती है किसी भी सरफेस पे, एंड दिस इज कॉल्ड मीट्रिक। इसे मीट्रिक कहते हैं, ये लेंथ है, दिस इज कॉल्ड मीट्रिक। तो अगर मान लीजिए हमें सरफेस का इक्वेशन दिया और मीट्रिक ds स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो आप उसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, r1 मिलेगा, फिर v के रिस्पेक्ट में करिए r2 मिलेगा, r1 का r1 के साथ डॉट करो e आएगा, r1 का r2 के साथ डॉट करो f आएगा, r2 का r2 के साथ डॉट करो g आएगा, और इसमें उठा के पुट करिए e डी स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस g dv स्क्वायर।
डी यू स्क्वायर डी वी स्क्वायर में हमारे पास रिजल्ट आने लगेगा डी एस स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड मीट्रिक। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। एक बात और बताएं, थोड़ा सा किसी भी पॉइंट सरफेस पे अगर कोई पॉइंट है और R1 क्रॉस R2 निकालते हैं, R1 का जैसे सरफेस पे कोई हमारे पास पॉइंट है, P कोई पॉइंट है सरफेस के ऊपर, थोड़ी बातें समझ लीजिए ताकि एमसीक्यूज ये सब सारे जितने भी लिखेंगे ताकि आसान हो जाएंगे। और अगर r वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर u भी सरफेस का इक्वेशन है, हमने इसको r1 का मतलब u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, और r2 इसका मतलब डेल r बाई डेल u है, और r2 का मतलब डेल r बाई डेल u किया। और हमने क्या किया, अगर r1 का r2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, r1 का r2 के साथ क्रॉस किया और ये अगर जीरो नहीं आया तो ये पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। और अगर R1 क्रॉस R2 जीरो आ गया तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। और दो तरह की सिंगुलरिटी होती है किसी भी पॉइंट पे, ध्यान रखेंगे, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी और एक आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, एसेंशियल एंड आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी। अब चलिए जरा और देख लेते हैं। कह रहा है कि कोई भी आर वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, जो सरफेस का आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर यू वी इस तरह का है, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर यू वी, इसका मीन्स ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाता है। मैंने बताया कि अगर R1 क्रॉस R2 जीरो नहीं है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। तीसरा पार्ट है जब R1 क्रॉस R2 जीरो हो, अभी बताया कि R1 क्रॉस R2 जीरो होता है तो वो पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। और दो तरह की सिंगुलरिटी होती है, याद रखिएगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी एंड आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी। अगला जो है ऑन सरफेस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर यू वी, द वैल्यू ऑफ डी एस स्क्वायर। अभी बताया डी एस स्क्वायर की वैल्यू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर है, सो इसका बी ऑप्शन सही है। अब डी एस स्क्वायर अगर कभी कैलकुलेट कराए बच्चों, कभी कभी ई एफ जी कैलकुलेट कराता है, एच स्क्वायर कैलकुलेट कराता है, कराता ही कराता है किसी भी एग्जाम में, और डी एस स्क्वायर निकाल लो तो आप बस कुछ मत करो, उसको u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, r1 मिलेगा, v के रिस्पेक्ट में करो, r2 मिलेगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, तो e मिल जाएगा, f मिल जाएगा, g मिल जाएगा। अगर h स्क्वायर मिले तो यहाँ पे g माइनस f स्क्वायर कर लो, h मिल जाएगा, h स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर कर लो, e f g r1 डॉट r1 डॉट ले लो, डॉट आप जानते हो कैसे लेते हैं, एफ जी। अगर मीट्रिक पूछता है तो उसमें उठा के एफ जी की वैल्यू रख दो, डी एस स्क्वायर ई डी यू स्क्वायर डी यू डी वी के टर्म में आना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मीट्रिक। एक बात तो इम्पोर्टेंट ये। दूसरी बात, आप हमारी प्लेलिस्ट में और भी प्रीवियस स्पेस कर्व की वीडियो देख सकते हैं, टेंसर की वीडियोस देख सकते हैं, तो वहाँ से वो सब थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, सारे एमसीक्यूज में बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो इतना हो गया, द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया ई जी माइनस एफ स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर इज ई जी माइनस एफ स्क्वायर, तो इसका आंसर तो ये है। दूसरी बात, अगला पार्ट जो है ई जी माइनस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब दिस इज पॉजिटिव डेफिनेट। अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो पॉजिटिव डेफिनेट, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है तो नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डेफिनेट है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेट होता है। अभी कभी पूछे कि डी एस स्क्वायर मीट्रिक जो होता है वो भी पॉजिटिव डेफिनेट होता है, याद रखेंगे। दूसरी बात, मीट्रिक एक लेंथ है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाएं तो ये इनवेरिएंट रहती है, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं होती। अगर कोई एमसीक्यू में ऐसा पार्ट आ जाए कि मीट्रिक रिमेन्स इनवेरिएंट, बिल्कुल लिखना कि मीट्रिक रिमेन्स इनवेरिएंट रहती है, मींस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पे मीट्रिक की लेंथ चेंज नहीं होती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे वीडियोज बना सकें। यहाँ पे अगला पार्ट जरा देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ई जी माइनस एफ स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट। अब जरा देखिए, द एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व फाई ऑन द सरफेस आर वेक्टर यू वी देन कॉस फाई इज, ये हमारे पास पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है पैरामीट्रिक कर्व का सीन क्या है। एक चीज़ तो आप ये याद रखेंगे कि अगर कॉस फाई निकालना होता है पैरामीट्रिक कर्व के बीच में तो ये एफ अपॉन रूट ई जी होता है। अब इसको हम आगे आपको डिस्कस करते हैं कि दो पैरामीट्रिक कर्व, दो कर्व के बीच का एंगल, जो पैरामीट्रिक कर्व जो है तो उसके बीच का एंगल फाई है, तो कॉस फाई अपॉन रूट ई जी कैसे होता है। आगे थोड़े हम और एमसीक्यूज देखते हैं तो उसको डिस्कस भी करते हैं कि कैसे कॉस फाई होता है, कैसे दो पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं तब एफ जीरो होता है, इसकी बात करते हैं। थोड़ा एमसीक्यूज और लिखते हैं देन इसकी फर्दर बात करते हैं।
अब बच्चों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जो 7th क्वेश्चन था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान जाए। एक पार्ट उसका एफ अपॉन रूट इजी लगाया था। कह ये रहा था कि दो कर्व पैरामीट्रिक कर्व हैं और कौन कौन से पैरामीट्रिक कर्व होते हैं उनके लिए टेंजेंट वेक्टर क्या होते हैं वो जाने, और उनके बीच का एंगल अगर थीटा या फाई जो भी बोला था वो है तो कॉस थीटा या कॉस फाई क्या होगा। तो देखिए पैरामीट्रिक कर्व क्या होते हैं 7th क्वेश्चन के लिए भी बताते हैं। एक कोई ये कर्व अगर v बराबर कांस्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे, दो पैरामीट्रिक कर्व होते हैं, एक v कांस्टेंट और एक u कांस्टेंट, इस पे दो टेंजेंट है। ये कर्व हमारे पास u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। थोड़ा ध्यान सुनना है। अगर r वेक्टर u ही है तो अब इसका r1 करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो v तो कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट के लिए r1 का मतलब डेल r बाई डेल u होता है, u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो v कांस्टेंट होगा। तो v कांस्टेंट पे जो टेंजेंट वेक्टर होता है उसको r1 वेक्टर कहते हैं। टेंजेंट वेक्टर इज r1 वेक्टर ये। और u कांस्टेंट कब होगा, जब डेल r बाई डेल v करेंगे तो u कांस्टेंट पे जो टेंजेंट वेक्टर होगा दैट इज r2 वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट बात, ये r1 और r2 हो गए। अब ये r1 वेक्टर और r2 वेक्टर दो टेंजेंट वेक्टर, इसके बीच का एंगल मान लीजिए ये थीटा है, ये फाई है, जो भी हम लोग कहना चाहें कह सकते हैं, थीटा या फाई जो भी। अगर फाई था तो फाई, थीटा है तो थीटा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा लगाएं तो r1 r2 के बीच का अगर एंगल कॉस थीटा लगाएं तो r1 डॉट r2 जो होगा ये मॉड a मॉड b इनटू कॉस थीटा। एक चीज तो ये होता है। r1 डॉट r2 भी मैंने बताया था f होता है, r1 डॉट r2 f होता है। r1 डॉट r1 e बताया था, e बराबर r1 डॉट r1, तो ये रूट e हो जाएगा। और r2 डॉट r2 g बताया था तो मॉड r2 का स्क्वायर मॉड r2 रूट g हो जाएगा इनटू cos थीटा। अगर एंगल फाई ले लें तो फाई हो जाएगा, तो cos थीटा जो हो जाएगा f अपॉन रूट e। दो पैरामीट्रिक कर्व u कांस्टेंट और v कांस्टेंट के बीच का एंगल cos थीटा f अपॉन रूट e, जब भी जरूरत पड़ेगा ये यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल है, अब जरा ये वाला पार्ट भी देख लें। पैरामीट्रिक कर्व और ऑर्थोगोनल मतलब u कांस्टेंट और v कांस्टेंट, ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री। पैरामीट्रिक कर्व अगर ऑर्थोगोनल होते हैं, पैरामीट्रिक कर्व और ऑर्थोगोनल, पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल है, ऑब्वियस सी बात है कि जो थीटा रहा होगा वो 90 डिग्री रहा होगा। ऑर्थोगोनल है मतलब 90 डिग्री पे है, तो cos 90 इज इक्वल्स टू f अपॉन रूट e। cos 90 0 हो गया तो f इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब भी पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल होंगे तो f 0 cos थीटा f अपॉन रूट e। इसी तरह sin थीटा भी निकाल सकते हैं, वो भी एक पार्ट बनता है। अगर मैं बताता हूँ पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल होगा तो f 0, f का मतलब क्या, r1 डॉट r2, f 0 दैट इज r1 डॉट r2 0। r1 का मतलब u के रिस्पेक्ट में पार्शियली, r2 का मतलब v के रिस्पेक्ट में पार्शियली, उन दोनों का डॉट 0 होगा तो पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल होगा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल होगा तो क्या, r1 डॉट r2 0। एक इंपॉर्टेंट बात तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी बात जरा एक चीज और इसी में हम बता दें, अगर ऐसा कभी कोई पार्ट पूछे तो याद रखेंगे थोड़ा सा। अगर r1 क्रॉस r2 निकाला है, r1 क्रॉस r2, तो ये मॉड r1 मॉड r2 साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा इंटू एन कैप, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। r1 क्रॉस r2 इज इक्वल्स टू मॉड r1 का मतलब e, इसका मतलब g साइन थीटा इंटू एन कैप, ये इतना हो गया। मॉड r1 सॉरी रूट e मॉड r2 रूट g। r1 क्रॉस r2 का मॉड ले लें, मॉड r1 क्रॉस r2 इज इक्वल्स टू रूट eg साइन थीटा इंटू एन कैप। किसी भी सरफेस पे r1 क्रॉस r2 का मॉडुलस को हम s से दिखाते हैं। दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, दिस इज h इज इक्वल्स टू रूट eg साइन थीटा इंटू एन कैप। ये हो गया h इज इक्वल्स टू, यहाँ मॉड लिया तो मॉड एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है इसलिए उसका मॉड 1 हो गया। साइन थीटा कितना है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट eg।
एच अपॉन रूट इजी। देखो देखो जल्दी, अब इस साइन और कॉस को तो एक चीज क्या पता चली, कॉस थीटा एफ अपॉन रूट इजी। कोई साइन थीटा पूछे तो एच अपॉन रूट इजी। पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल हो गए तो f0 या r1 डॉट r2 0। अब साइन को जरा कॉस से डिवाइड करो, साइन थीटा इधर ही कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट इजी अपॉन एफ अपॉन रूट इजी। ये इतना रहा, रूट इजी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एफ। ये इतना, मतलब अगर पैरामीट्रिक कर्व ऑर्थोगोनल है तो एफ तो जीरो, और अगर कभी हमें टेन थीटा की जरूरत होगी या टेन फाई तो एच अपॉन एफ। बच्चों याद रखो एच अपॉन एफ रखोगे, साइन थीटा एच अपॉन रूट इजी, कॉस थीटा एफ अपॉन रूट इजी। हमें ये भी देखना है कि कॉस थीटा में अपॉन में रूट इजी, साइन थीटा में अपॉन में रूट इजी सेम है। इधर एफ आता है, इधर एच आता है, ठीक, एफ आता है फिर एच आता है, ठीक है, एक चीज ये। अब देखिए कह रहा है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया, सरफेस एरिया जो होता है S इज इक्वल्स टू एच डी यू डी वी होता है। याद रखेंगे कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज इंटीग्रल एच डी यू डी वी। एच निकाल लेंगे, डी यू डी वी इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट्स दिए तो लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो कर रहा है 10th, आर वेक्टर ये दिया हुआ है, एफ पता करना है। मैं इस क्वेश्चन में आपको सारी बातें बताता हूँ, तो ये बात तो आप ध्यान रखेंगे, इतना अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता जरूर है एग्जाम में, आप लोग इस बात को नोटिस करिए थोड़ा सा। इस वाले क्वेश्चन में जो 10th क्वेश्चन है, इसमें हम आपको 3-4 बातें बता दे रहे हैं। जो बात जैसा एग्जाम में कर्व का सरफेस का क्वेश्चन चेंज हो, जो हो, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। यहाँ पे जैसे आर वेक्टर हमारे पास 10th में जो दिया हुआ है वो u v एंड u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दिया है, हमें f की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, e f g कुछ भी निकालना हो आप पहले r1 निकालो। r1 का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, इसका मतलब है इतने i प्लस इतने j प्लस इतने के, उसी के अंदर करो। r1 का मतलब u के रिस्पेक्ट में, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पे 2u, u के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया, u का 1, v का 0, u स्क्वायर का 2u, v स्क्वायर का 0। R2 निकाल लो, R2 जो आया इसी का R का V के रिस्पेक्ट में, U का 0 क्योंकि V के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर रहा है, इसका 1, इसका 0, इसका -2, इसी में कर लीजिए ब्रैकेट में, इसका मतलब इतने आई इतने जे इतने के, ये वेक्टर है। अब चलिए E अगर कभी कोई आपसे पूछे एग्जाम में तो R1, अब R वेक्टर जो सर्कस का क्वेश्चन है कुछ चेंज भी हो सकता है, तो बस यार करना क्या है, इसको U के रिस्पेक्ट में एक बार पार्शियल करो, एक बार V के रिस्पेक्ट में, क्या दिक्कत है, E R1 डॉट R1 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 102u का डॉट ले लेंगे, किसके साथ, 102u के साथ। अच्छा जब डॉट लेंगे तो क्या होगा, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो 1 प्लस 4u स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर E पूछता तो 1 प्लस 4u स्क्वायर हो जाता, F पूछता तो क्या होता, F इज इक्वल्स टू R1 डॉट R2, R1 का R2 के साथ डॉट, तो 102u का डॉट लेंगे 0 1 माइनस 2v के साथ। अब ये क्या है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 माइनस 4u, ये तो f आ गया, दिस इज माइनस 4u। फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे R2 के साथ जब कर रहे हैं तो ये -2v हो गया, R1 डॉट R2 करेंगे 0 0 माइनस 4u, दैट इज माइनस 4u। एक पार्ट में यहाँ पे -4u भी कर लेते हैं, यही आंसर होगा। f पूछा था तो f मिल गया, अगर e पूछता तो 1 प्लस 4u स्क्वायर होता, g पूछता तो क्या होता है, इसी क्वेश्चन में हम e f g तीनों बता दे रहे हैं। R2 डॉट R2 0 1 माइनस 2v का डॉट 0 1 माइनस 2v के साथ लिया, तो दिस इंटू दिस 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 4v स्क्वायर, ये 1 प्लस 4v स्क्वायर होता है। अब मान लो कोई सर्कस का क्वेश्चन हो, तुमको EFG कुछ भी पूछे तो इसी प्रोसेस से करोगे। और अगर तुमसे DS स्क्वायर पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में, तो EDU स्क्वायर प्लस 2FDU DV प्लस GDV स्क्वायर लिख लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं, DS स्क्वायर इज इक्वल्स टू E की वैल्यू 1 प्लस 4U स्क्वायर इंटू DU स्क्वायर, F की वैल्यू 4UV 2 ये है, माइनस 8UV DU DV, और G की वैल्यू 1 प्लस 4v स्क्वायर इंटू dv स्क्वायर। तो कोई भी क्वेश्चन पूछता तो EFG की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, वी हैव टू फाइंड DS स्क्वायर, हम DS स्क्वायर पता कर लेते हैं, मीट्रिक पता कर लेते हैं, लेंथ पता कर लेते हैं, ये पूछता। तो कभी अगर मान लो सरफेस दिया और DS स्क्वायर पूछे
तो तुम कुछ मत करो, ई एफ जी निकालो, डी एस स्क्वायर के फॉर्मूले में ई एफ जी रख लो, डी एस स्क्वायर मिल जाएगा। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। ये हमारे पास इतना है। तो ये हमारे पास हमें f पता करना था, तो f माइनस 4u v आ गया। ठीक, सिंपल सी बात। अगर e पूछता तो 1 प्लस, इसी क्वेश्चन में हमने 3-4 पार्ट कर दिए, e f g निकालना सिखा दिया, एक चीज ये, तो माइनस 4u v हो गया। 11th क्वेश्चन कह रहा है x y z दिया हुआ है, रिप्रेजेंट है, ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा 12th क्वेश्चन इसको याद भी रखेंगे कि ऐसी अगर इक्वेशन दी हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। अगर लैम्डा म्यू डायरेक्शन रेशियो है, एलएम डायरेक्शन कोएफिशिएंट है, देन एलएम क्या होंगे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले हमने आपको दो टेंजेंट वेक्टर बताए। सुनिए जरा, इस क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से समझिए जरा, मुझे दो टेंजेंट वेक्टर बताए, एक टेंजेंट वेक्टर r1 और एक r2 बताया। ठीक है, एक बात तो ये, अगर हमारे पास a कैप, इस क्वेश्चन के लिए a कैप अगर कोई यूनिट वेक्टर है r1 और r2 का डायरेक्शन में, जब एक बात और बताएं, जब भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे a कैप इज इक्वल टू LR1 प्लस MR2 करते हैं, इस तरह का करते हैं, तो ये L और M जो होगा ये डायरेक्शन कोएफिशिएंट होगा। और यहाँ अगर वेक्टर लिखा होगा और लैम्डा और म्यू के फॉर्म में करेंगे तो लैम्डा और म्यू के फॉर्म में वो डायरेक्शन रेशियो होगा। ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे अगर एक कैप मैं लिखता हूँ तो LR1 प्लस MR2 अगर लिखता हूँ तो ये L और M डायरेक्शन कोएफिशिएंट है। और अगर A वेक्टर लिख के लैम्डा R1 प्लस म्यू R2 करता हूँ तो वेक्टर के साथ अगर उधर वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो जो लैम्डा और म्यू होगा वो डायरेक्शन कोएफिशिएंट होगा। आप लोग बताएं, डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पे A कैप ये है, अब A कैप का जरा A कैप के साथ डॉट ले लें, ये किसी यूनिट वेक्टर को इस वाले पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्शन कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ A वेक्टर होता है, लैम्डा म्यू होता है, तो डायरेक्शन रेशियोज है, और A कैप है, LM लिखा हुआ है, किसी टेंजेंट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, LM के फॉर्म में लिखा है, इसी के साथ डॉट करें तो ये आया LR1 प्लस MR2 का डॉट हो गया किसके साथ, LR1 प्लस MR2 के साथ डॉट हो गया। ध्यान से सुनेंगे, A कैप डॉट A कैप 1 हो गया, यहाँ पे L स्क्वायर हो गया, दिस इज R1 डॉट R1 हो गया, प्लस LM हो गया, दिस इज R1 डॉट R2 हो गया, और प्लस ये ML हो गया, दिस इज R2 डॉट R1 हो गया, और प्लस ये M स्क्वायर हो गया, दिस इज R2 डॉट R2 हो गया। इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। अब एक बात बताएं, R1 डॉट R1 E होता है, अभी मैंने बताया किसी भी सर्फेस के लिए EL स्क्वायर, प्लस दिस इज FLM R1 डॉट R2 F होता है, R2 डॉट R1 A डॉट B चाहे B डॉट A सेम होगा, FLM होगा, R2 डॉट R2 GM स्क्वायर होगा। कहने का मतलब EL स्क्वायर प्लस 2FLM प्लस GM स्क्वायर की वैल्यू कभी जरूरत पड़ेगी तो 1 यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, ध्यान से सुनेंगे, EL स्क्वायर प्लस 2FLM प्लस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि EL स्क्वायर प्लस 2FLM प्लस GM स्क्वायर की वैल्यू तो 1 के इक्वल हम लोग प्रूव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि EL स्क्वायर प्लस 2FLM प्लस GM स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 यूज करूंगा। अब एक बात बताएं, सिंस डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी जल्दी सुन लें, टू डायरेक्शन रेशियो, ताकि इस पार्ट से कई बातें आएंगी, इसलिए हम इतना इसको जोड़ दे रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। मतलब अगर लैम्डा है, L डायरेक्शन कोएफिशिएंट है, लैम्डा डायरेक्शन रेशियो, तो उसके प्रोपोर्शनल M प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो, अगर म्यू है तो उसके, तो L इज इक्वल टू अगर एक कांस्टेंट लैम्डा के कर लें और M इज इक्वल टू म्यू के कर लें। अब यहाँ पे जरा हम एक काम कर रहे हैं, L की जगह लैम्डा के रख रहे हैं और M की जगह म्यू के रख रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट्स हम रब कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में सब आपको पता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आया वो क्या आया, थोड़ा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इस पे कुछ पार्ट्स हम लोग और MCQ में करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने इसको उठा के 1 में पुट किया, E इंटू लैम्डा की जगह L के रखा, L की जगह लैम्डा के,
पुटिंग इन, इसको 1 पुट किया, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट किया, ये इतना आया। अब देखिए बच्चों 2f, l की जगह लैम्डा के, m की जगह म्यू के, g m की जगह म्यू के, तो म्यू स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 e इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू इंटू के स्क्वायर प्लस जी म्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये रहा k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर, तो हमारे पास ये इतना रहा। अब देखिए हमें l और m निकालना है, तो l हमारे पास क्या रहा बच्चों, l हमारे पास क्या रहा, l इज इक्वल्स टू लैम्डा के, तो लैम्डा इंटू के 1 अपॉन अंडर रूट ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर, और m क्या रहा, म्यू के का मतलब कितना रहा, अब म्यू अपॉन के की जगह इतना ही सेम अंडर रूट ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर, ये इतना रहा। कहने का मतलब lm की जो वैल्यूज आई वो बच्चों क्या है, लैम्डा म्यू तो रहेगा ही, ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में 1 लैम्डा अपॉन अंडर रूट ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर, म्यू अपॉन अंडर रूट ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर, दिस इज l, m, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी भी डायरेक्शन के, lm डायरेक्शन रेशियो है, लैम्डा म्यू डायरेक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है फॉर द कर्व v बराबर कांस्टेंट डायरेक्शन कोएफिशिएंट, ये सब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक कर्व v बराबर कांस्टेंट है, अच्छा बताइए कर्व v बराबर जब कांस्टेंट था तो जो टेंजेंट वेक्टर था वो r1 वेक्टर था, दिस इज टेंजेंट वेक्टर r1 वेक्टर, कर्व v बराबर कांस्टेंट। r1 वेक्टर को हम क्या 1 इंटू r1 प्लस 0 इंटू r2 लिख सकते हैं, तो ये जो r1 v बराबर कांस्टेंट पे r1 वेक्टर था, r1 del r by del u, तो v कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, अभी हमने आपको डायरेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बताया। डायरेक्शन कोएफिशिएंट जो होता है ये लैम्डा म्यू, ये डायरेक्शन रेशियो, दिस इज लैम्डा, दिस इज म्यू, ये भी बताया लैम्डा अपॉन अंडर रूट ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर अभी बताया, और म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2f लैम्डा म्यू प्लस जी म्यू स्क्वायर, ये बताया। अब यहाँ पे आप लैम्डा की जगह 1 रख लो और म्यू की जगह 0 रख लो, तो 1 अपॉन ई लैम्डा की जगह 1, म्यू की जगह 0, तो 0 ये लैम्डा और म्यू है डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ म्यू की जगह 0 रख लें तो ये 0 हो गया। तो अब बताइए v बराबर कांस्टेंट के लॉन्ग जो हमारे पास जो डायरेक्शन कोएफिशिएंट हुए वो 1 बाई रूट ई 0 हुए, v बराबर कांस्टेंट, और dr जो हुए 1, 0। उसी तरह u बराबर कांस्टेंट के लिए जब करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 0, 1 बाई रूट जी, इसी तरह से ये हो गया। अगला जो पार्ट है वो क्या है कि हमारे पास 2 डायरेक्शंस हैं, ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, 2 डायरेक्शंस हैं। एक डायरेक्शन मान लीजिए कोई हमारे पास 2 डायरेक्शन है, एक कैप है और एक बी कैप है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है 15 पार्ट के लिए, और इनके जो डायरेक्शन कोएफिशिएंट है वो L1 M1 है और इधर L2 M2 है, एक का L1 M1, एक का L1 M1 और एक का L2 M2 है, L1 M1 और एक का L2 M2 है, ये डायरेक्शन कोएफिशिएंट है, बिकॉज यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के साथ जो चलेगा वो सब डायरेक्शन कोएफिशिएंट होगा। इनके बीच का एंगल अगर थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो E L1 L2 E इंटू L1 L2 प्लस F L1 M2 प्लस M2 L1 M2 प्लस M1 L2 प्लस G M1 M2, ये होता है बच्चों E इंटू L1 L2 G इंटू M1 M2 F L1 M2 प्लस L2 M1, बहुत आसान है। देखिए cos थीटा बराबर E इंटू L1 L2 लास्ट वाला G इंटू M1 M2 प्लस F L1 का M2 के साथ और M1 का L2 के साथ और उसका सम, बिल्कुल सिंपल सी बात है। E L1 L2 G M1 M2 F L1 M2 प्लस M2 L1, ये cos थीटा हो गया।
अब साइन तो यहाँ पे E L1L2 प्लस F L1M2 प्लस M1L2 प्लस G M1M2, इसका ए पार्ट सही है, cos थीटा इज इक्वल टू E L1L2 प्लस F L1M2 प्लस M1L2 प्लस G M1M2, ये दो डायरेक्शन के बीच का एंगल है। साइन थीटा अगर निकालना होता है तो क्रॉस निकालते हैं, A क्रॉस B करते हैं, तो साइन थीटा जो होता है H मॉड ऑफ, मतलब ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, मॉड ऑफ L1M2 माइनस M2 L1। अब दो डायरेक्शन के बीच का tan थीटा अगर निकालना हो तो साइन और कॉस को डिवाइड कर लो। यहाँ जैसे tan थीटा पूछा तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन तो हमारे पास इतना और कॉस इतना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो H L1M2 माइनस M1L2 अपॉन इतना इतना, ये कॉस थीटा है, तो बस वही H L1M2 माइनस, ये भी बहुत आसान है, साइन थीटा H जानते हैं आप, अंडर रूट EG माइनस F स्क्वायर, H L1M2 माइनस M1L2 इतना हो जाता है ये, तो साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है, दोनों का डिवीजन, तो H मॉड ऑफ L1M2 माइनस M1L2 अपॉन इतना। एक चीज तो ये होगी, तो बी ऑप्शन नहीं हो गया। थीटा अगर 90 डिग्री होगा tan थीटा, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो वो। अब देखिए एक चीज हमारे पास ये है, दो डायरेक्शन ऑर्थोगोनल कब होगी, ऑर्थोगोनल होगी जब थीटा 90 होगा, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा अगर 0 हो जाएगा, थीटा 90 है, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास इतना है, ऑर्थोगोनल होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 हो गया, cos 90 इज इक्वल्स टू E L1L2 प्लस F L1M2 प्लस M1L2 प्लस G M1M2, ये हमारे पास इतना है। cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो 0 इज इक्वल्स टू E L1L2 प्लस F M1L2 इतना, प्लस मतलब cos थीटा वाला 0, तो E L1L2 प्लस F L1M2 प्लस M1L2 प्लस G M1M2 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका बी पार्ट। तो दो डायरेक्शन बच्चों जब ऑर्थोगोनल, दो कर्व ऑर्थोगोनल होगा तो F0, दो डायरेक्शन ऑर्थोगोनल होगी तो E L1L2 प्लस F L1M2 प्लस M1L2 प्लस G M1M2 इज इक्वल्स टू 0। उसी तरह वैल्यू ऑफ साइन थीटा बता दिया, cos थीटा बता दिया, कर्व B बराबर कांस्टेंट है, तो इतना है। कुछ एमसीक्यूज जरा और देखते हैं, जरा दो चार और ले लीजिए। ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन P du स्क्वायर प्लस 2Q du dv, कोई भी अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, P du स्क्वायर प्लस 2Q du dv, 2Q du dv प्लस R dv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये दो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट टू फैमिलीज ऑफ कर्व, दो फैमिलीज ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और ये डबल फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल होती है, ये डबल फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। इसको सॉल्व करें तो du dv में क्वाड्रेटिक आएगी, dv स्क्वायर से डिवाइड करें, ये ऑर्थोगोनल होता है जब ER माइनस 2FQ प्लस GP ये निकालें इज इक्वल्स टू 0 हो जाए ऑन द सरफेस। सरफेस का क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, R वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर UV होता है, इससे आप R1 R2 निकाल के R1 डॉट R1 E हो जाएगा, R1 डॉट R2 F और R2 डॉट R2 G हो जाएगा। इस वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके PQR मिलेगा, इसमें उठा के पुट करें, अगर 0 आता है तो डबल फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ER माइनस 2FQ प्लस GP इस तरह से होगा। अब देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऐसे भी याद कर सकते हो, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड EFG, ठीक, EFG इस तरह से ER माइनस 2FQ प्लस GP, फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड जो होता है EF और G, R2 डॉट R2 और यहाँ से PQR रख लिया इधर से, तो ER माइनस 2FQ प्लस GP, इधर से EFG इधर से चला और PQR इधर से चला, ऐसे देखो EFG इधर से चला, PQR इधर से चला और इधर माइनस लग गया, तो माइनस 2FQ, ER माइनस 2FQ प्लस GP इज इक्वल्स टू 0। The curve bisecting the angle between the parametric curve this one। अब देखिए इसका मतलब क्या है, दो कर्व हैं, एक कर्व V बराबर कांस्टेंट है और एक कर्व U इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, और ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ठीक, R2 वेक्टर है, एक कर्व ये कांस्टेंट है, ये टेंजेंट वेक्टर किसमें, ये R2 वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्या होगा, और ये बाइसेक्ट करते हैं, एक ये कर्व इन दोनों पैरामीट्रिक कर्व को बाइसेक्ट करता है, तो ये जैसे एंगल थीटा है, ये फाई। अब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लिख के और फिर हम cos थीटा और cos फाई निकालेंगे, तो ये आता क्या है, ED स्क्वायर माइनस GD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब एक ये डबल फैमिली ऑफ कर्व है, थीटा एंगल बिटवीन टू फैमिलीज ऑफ कर्व, देन हमें
टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। टेन थीटा अभी हमने साइन थीटा अपन कॉस थीटा निकाला था, उसको जब सॉल्व करते हैं डबल फैमिली ऑफ कर्व की मदद से, तो ये आता है 2s अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। यही जो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन होती है ये रखते हैं, और 2s अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर रखते हैं। तो 2s अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन ई आर माइनस 2f क्यू प्लस जी पी, ये दो फैमिलीज ऑफ कर्व के बीच का एंगल है टेन थीटा। अब देखिए एन कैप यूनिट नॉर्मल है टू द सरफेस, देन एन कैप इज इक्वल टू, एन कैप जो होगा वो r1 डॉट r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2। नहीं, आप लोग एक एन कैप जानते थे a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b, 12th में भी जानते थे। यहाँ पे एन कैप जो होगा वो r1 क्रॉस r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 क्रॉस, यहाँ पे b ऑप्शन सही है। इस तरह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आएंगे। एन कैप r1 क्रॉस r2 पर मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। प्रीवियस वीडियोस भी हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, टेंसर के भी वीडियोज आप देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।